वेलकम अगैन। एंड जैसे कि हमने इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में समझ लिया है कि कौन कौन से पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करे जाते हैं हमारे देश को जस्ट इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनिक छवि इमेज क्रिएट करने के लिए हमारे देश की। सो हमने उन सारे पॉलिसीज़ को कवर कर लिया, डॉक्ट्राइन को कवर कर लिया, लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, मैरिटाइम डॉक्ट्राइन, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, पंसिल डॉक्ट्राइन, नैम, ऑल दीज, राइट। सो अब हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, दैट इज फेजेस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, राइट। कि एकदम से तो फॉरेन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस नहीं हो जाता है, कुछ कुछ फेज़ों में इंट्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली 4 फेज़ के अकॉर्डिंग टू फॉरेन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा जाता है और उन्हीं चारों फेज़ों को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले फेज़ फर्स्ट की, फेज़ 1 की बात करते हैं, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड नेहरूवियन एरा, जो कि 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है से लेकर 62 तक चलता है, 1962, राइट। तो ये फर्स्ट फेज में होता क्या है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है और नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सो नेहरू जी के नेतृत्व में या नेहरू जी के लीडरशिप में हम जान ही चुके हैं कि नैम अडॉप्ट करा जाता है। हम किसी भी ग्रुप का, किसी भी ध्रुव का या फिर किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह उभरते हैं। नैम का हम जस्ट मेंबर कंट्री की तरह, फाउंडर कंट्री की तरह इस्टेब्लिश कर होते हैं। एंड रीजनल रिलेशंस की हम बात करते हैं कि वेस्टर्न नेशंस जो हो गए वो तो हो गए, लेकिन एशिया के अंदर हमारे जितने भी आपस में कंट्रीज़ हैं या नाइबर कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में हमारा रिलेशन कैसे हम स्ट्रेंथन करें एंड साथ में अपने प्रोग्रेस के साथ उनके साथ कोलैप्स करके हम प्रोग्रेस कैसे करें, ये सबसे बड़ा उस टाइम में चैलेंज था। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ तो होड़ में थी ही, बट एशियन कंट्रीज़ या अफ्रीकन कंट्रीज़ जो थी वो अभी अभी कॉलोनियल रूल से जस्ट इंडिपेंडेंट हुई थी। तो इन देशों के पास सबसे बड़ी चैलेंज या सबसे बड़ी चुनौती यही था कि पहले तो वो अपने देश के चैलेंजेस को, जो भी इकोनॉमिक मैटर है, सोशल रिलेशन है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इनको पहले स्ट्रेंथन करें। देन आफ्टर हम किसी और मुद्दों की ओर, जैसे कि ग्रुप डिवाइड थे, कंट्रीज डिवाइड थी, यूएसएसआर को फेवर, यूएसए को फेवर, तो हम ऐसे किसी भी कगार पर नहीं थे, राइट। नाउ इसी बीच में इंडो चाइना वॉर, जो कि चाइना के साथ हम संधि भी करते हैं, हमारी ट्रीटी डॉक्ट्राइन भी होती है, पंचशील डॉक्ट्राइन, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाइना जितनी भी ट्रीटीज़ कर लो चाइना के साथ, कुछ होने वाला है नहीं। तो इंडो सीनो इंडियन वॉर, दैट इज़ कॉल्ड चाइना वॉर को ही बोला जाता है। सीनो इंडियन वॉर 1962 में हो जाता है फिर से। तो ये इसके साथ फेज़ 1 ख़त्म हो जाता है कि ये फर्स्ट फेज़ था। फर्स्ट फेज़ में हमने चाइना के साथ, हमने नाम को स्टार्ट करा, हमने चाइना के साथ जिस डॉक्ट्राइन साइन किया, पॉलिसी को साइन किया, दैट इज़ पंचशील। बट ये सब के बाद अब सेकेंड फेज़ पे हम चले जाते हैं, दैट इज सेकेंड फेज स्टार्ट होता है रियल पॉलिटिक्स या फिर इंदिरा गांधी असर्टिवनेस के साथ। मतलब कि हम प्राइम मिनिस्टर का क्रोनोलॉजी यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हमारा फॉरेन पॉलिसी का फेज क्या क्या रहा है। इसलिए नेहरू जी के बाद हम इंदिरा गांधी के पीरियड में जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग क्या क्या स्टेप्स लिए गए जिसको हम समझने वाले हैं। तो जो सेकेंड फेज़ है वो इंदिरा गांधी के पीरियड से स्टार्ट होता है, जैसे रियल पॉलिटिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर फॉरेन जस्ट डिप्लोमेसी से रिलेटेड, दैट इज़ फ्रॉम द ईयर 1966 टू 1984, क्योंकि इंदिरा गांधी जी 1984 तक बनी रहती है, उसके बाद उनका असैसिनेशन हो जाता है, एज वी नो। नाउ इस पीरियड ऑफ टाइम सेकेंड फेज में क्या क्या होता है, स्ट्रैटेजिक अलायंसेज होती हैं, यानी कि स्ट्रैटेजिक अलायंसेज दैट मीन्स 1971 ये जो ईयर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिक्स बात कर लें, इंटरनेशनल रिलेशन में बात कर लें, वाई बिकॉज 1971 ये जो ईयर है, इस ईयर में ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये जो दो पाकिस्तान हैं, तो इन दोनों पाकिस्तान में जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको इंडिपेंडेंट करा गया, और इसे इंडिपेंडेंट करने में इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा लीडरशिप का रोल निभाया था। और 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, है ना, इंडो पाक वॉर 1971, वो तो वही चल ही रहा था, इंडिया का पाक के साथ वॉर 1971 में, साथ ही 71 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी हो जाता है। इसी टाइम में देखा जाता है कि इनडायरेक्टली जो अमेरिका है
अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बट हाउ? अमेरिका की जो शिप होती है, दैट नेम इज सेवन फ्लिप शिप, ठीक है, ये ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। तो जब हमने उससे पूछा कि ये क्या है, दैट मीन्स हमने जब अमेरिका से पूछा भारत ने कि ये क्या है, तो अमेरिका ने कहा हम सिर्फ अपने अमेरिकन पीपल्स को जस्ट लेने के लिए यहाँ से आए हैं, बट इनडायरेक्टली यूएसए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा होता है। सो भारत को समझ में यहाँ पर ये आई कि हमें भी एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री का साथ होना ज़रूरी है, सपोर्ट होना ज़रूरी है। यदि अमेरिका इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ वाई उस टाइम में हमने क्या करा, हमने भी, क्योंकि अमेरिका एक तरफ है तो दूसरी तरफ पावरफुल में यूएसएसआर था, सो हमने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी करा। एंड भारत ने जब यूएसएसआर के साथ ट्रीटी करी तो इस ट्रीटी का नाम पड़ा ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप और 1971 विथ यूएसएसआर, ठीक है। सो ये कुछ कहानी रहती है रियल पॉलिटिक्स की कि इनडायरेक्टली बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था यूएसए का, एंड इंडिया थिंक कि हमें भी एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री से फेवर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हमारी दुश्मन कंट्री की मदद कोई पावरफुल कंट्री कर रहा है तो हम क्यों, मतलब हमें भी तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेशनल अरीना में, तो तब हमें कौन सपोर्ट करेगा। दैट इज़ वाई यूएसए को टक्कर देने वाला यूएसएसआर था, तो हमने 1971 में यूएसएसआर से जो सपोर्ट लिया एंड साइन करा फ्रेंडशिप ट्रीटी को, जो आज तक चलता है। इसलिए हमारी जो है वो रशिया, आज का रशिया, यूएसएसआर दैट इज आज का रशिया से हम बहुत से ट्रीटीज़ करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। सो या रशिया आज हमारा बहुत अच्छा दोस्त इंटरनेशनल अरीना में साबित हुआ है, इसलिए हम रशिया के बहुत सारे मैटर्स पे बात भी नहीं करते हैं। जैसे कि रशिया के यूक्रेन के साथ वॉर हो तो इंडिया का स्टैंड बहुत ही डिप्लोमेटिक रहता है, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप जोन से बंधा हुआ है। उसे पता है कि इंटरनेशनल अरीना में यदि पाकिस्तान का सपोर्ट इनडायरेक्टली यूएसए कर रहा है तो हमें किसी पावरफुल कंट्री की तो ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो ये कुछ इंटरनेशनल गेम्स हैं, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, जो कि सेकंड फेज़ के टाइम में सामने आता है ना। सेकंड फेज़ में और क्या होता है हम ये जान लेते हैं। अभी तक तो हमने ये जान लिया कि ये ट्रीटी जो हमने यूएसएसआर के साथ करा, फ्रेंडशिप ट्रीटी, राइट, एंड सेवन फ्लिप शिप जो कि अमेरिका का था, उसने कैसे वो पाक को सपोर्ट कर रहा था। नाउ हियर इसी फेज़ में, इसी सेकंड फेज़ में न्यूक्लियर पॉलिसीज़ को अडॉप्ट जस्ट टेस्ट करा जाता है इंडिया के द्वारा। तो इंडिया अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट को 1974 में टेस्ट कर लेता है पोखरण राजस्थान में, है ना। दैट्स नेम इज ऑफिशियल नेम जिसका पड़ता है स्माइलिंग बुद्धा, ओके। नाउ दूसरे फेज में ही रीजनल लीडरशिप, जैसे कि इंडिया असर्टेड इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया, जैसे कि नॉट पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, बिकॉज दीज आर दी नेबरिंग कंट्रीज। सो ये कुछ सेकेंड फेज के टाइम में डिप्लोमेटिक तरीका या फिर फॉरेन पॉलिसीज़ क्या क्या अपनाई गई ये हमने जान लिया, ठीक है। नाउ मूव टू थर्ड फेज। सो थर्ड फेज में क्या होता है, इकोनॉमिक लिबरेशन एंड शिफ्ट टू मल्टी अलाइनमेंट, मतलब कि ये टाइम 1991 से स्टार्ट होता है और 2014 तक चलता है। तो आप थोड़ा सा रिमाइंड करो अपने दिमाग में, 1991 में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। व्हाट? दैट इज़ कि हमने वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा है, क्योंकि इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा होता है एंड हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और जब फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश के मनमोहन सिंह थे, तब हमने वर्ल्ड बैंक से हेल्प मांगा कि हमें पैसे की ज़रूरत है, एंड वर्ल्ड बैंक हमारे सामने ये शर्त रखता है कि इफ़ वी वांट फाइनेंशियल एड तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी और हमें अपनी इकोनॉमी को फ्री करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, राइट। और टैरिफ्स को कम करना पड़ेगा, ओपन करनी पड़ेगी अपनी इकोनॉमी को। तो दैट इज़ वाई हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स जस्ट अडॉप्ट करा जाता है, एंड हम प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन से हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन होता है। एंड या नरसिम्हा राव
जब पीएम थे एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑब्वियसली मैंने बता दिया है मनमोहन सिंह, इसके टाइम में एलपीजी रिफॉर्म्स, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ से स्टार्ट होता है ना। दूसरे कंट्रीज़ की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आती हैं। हमने टैरिफ्स कम कर दिया है, हमारे इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड होना स्टार्ट हो चुका है। सो वर्ल्ड जो है वो इकोनॉमिकली, ग्लोबली, प्राइवेट तौर पर हर एक तरफ से हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया है। सो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकली चेंजेस देखने को मिलता है 1991 में। सो ये फॉरेन पॉलिसी के पार्ट में थर्ड फेज में कैसे काउंट होता है, बिकॉज इस टाइम में हम देखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव, है ना, मतलब नरसिम्हा राव के टाइम में ही लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसकी हमने बात कर ली है कि आसियान देशों के साथ हमें अपने रिलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। आसियान कंट्रीज़ यानी कि जितने भी साउथर्न एशिया के कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमें रीजनल तौर पर अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसी टाइम में जस्ट न्यूक्लियर टेस्ट हमने इंदिरा गांधी के पीरियड में देख लिया है। ये दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पर करा जाता है, दैट इज़ इन द ईयर 1998 में। और या ऑब्वियसली उस टाइम में कौन प्रधानमंत्री रहते हैं, तो दैट इज़ अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। एंड या जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो पोखरण राजस्थान में होता है, नाम मैंने बताया ही था कि स्माइलिंग बुद्धा। एंड जो सेकंड टेस्ट होता है दैट इज़ ऑल्सो इन पोखरण राजस्थान एंड उसका नाम होता है ऑपरेशन शक्ति। तो फर्स्ट का नाम होता है स्माइलिंग बुद्धा एंड सेकंड का नाम होता है ऑपरेशन शक्ति। सो अब हम आते हैं फोर्थ फेज पर। तो फोर्थ फेज में क्या होता है, इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर की तरह इंडिया अब ग्रो करना स्टार्ट होता है। पहला फेज हमने नेहरू जी का फेज देखा, दूसरा इंदिरा गांधी जी का फेज देखा, तीसरा इकोनॉमिक फेज देखा कि कैसे एलपीजी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करा गया और फॉरेन पॉलिसी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। नाउ फोर्थ वन इज दैट इज इंडिया अब इमर्जिंग पावर की तरह बढ़ना स्टार्ट होता है फ्रॉम द ईयर 2014 टू प्रेजेंट, राइट। सो लुक ईस्ट पॉलिसी नाउ अब कन्वर्ट हो चुका है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि हमें ईस्ट की तरफ देखने की ज़रूरत है, लुक ईस्ट पॉलिसी। जब मोदी जी आए उन्होंने बोला कि देखने से काम नहीं चलेगा, अब हमें एक्ट करने की ज़रूरत है। सो नेम कन्वर्ट होता है, पॉलिसी सेम ही है। सो ईस्ट एक्ट पॉलिसी के नाम से स्टार्ट होता है कि हमें अपने पॉलिटिकली, सोशली, मिलिट्री लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर हर तरीके से आसियान देशों के साथ अपने कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। सो नाउ फिर क्वाड एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। क्वाड में जस्ट बेसिकली चार पावरफुल नेशंस हैं जो रीजनल चीज़ों पर अपने मुद्दों को लेकर सामने आते हैं एंड इंटरनेशनल अरीना में जस्ट रीजनल बेसिक पर, जिसमें कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका शामिल है। जो बेसिकली इसका मेन पर्पस है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को ज़्यादा से ज़्यादा रोकना इन द पैसिफिक ओशन एंड ऑल्सो इन द साउथ चाइना सी, ओके। सो क्वाड बहुत ही पावरफुल कंट्रीज़ का ग्रुप है जो इंश्योर करता है चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने का। एंड फोर्थ फेज में हम बात करेंगे कि इम्प्रूव टाइज विथ यूएसए के साथ हम अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फोकस करते हैं नाइबरिंग कंट्रीज, जैसे कि नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, राइट, कि नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम अडॉप्ट करते हैं। हमारी नीति रहती है कि हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के तहत हम किसी भी ऐसे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, और ना तो पहले हम आक्रमण करेंगे और ना ऐसे देश पर करेंगे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो ही ना। तो ये कुछ इंडिया की सॉफ्ट पावर्स है, या फिर हम कह सकते हैं नॉट सॉफ्ट पावर, ये सॉफ्ट पावर में काउंट नहीं होगा, फॉरेन पॉलिसीज़ है कि ये हमारी पॉलिसीज़ हैं। नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हम अपने नाइबर्स की मदद करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज़ को इंडिया ने फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करे, तो ये नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत इस चीज़ को करा गया। नाउ मूव टू कि ग्लोबल लीडरशिप एस्पिरेशन, राइट। ग्लोबल लीडरशिप की बात करें तो इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल जितने ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका पार्ट रहा है, जैसे कि G20 हो या फिर ब्रिक्स हो या SCO हो, इन सब का इंडिया पार्ट रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इंडिया ने खुद को स्टैब्लिश करा एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेंबर की तरह, राइट। नाउ फोर्थ फेज में हम बात करें तो US इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स भी हुए हैं कि जब इंडिया ने अपना
टेस्ट करा तो अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट करा तो अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। नाउ बाद में फिर वो मान भी गया अमेरिका, उसने कहा कि चलो ठीक है, इंडिया ने क्योंकि NPT, CTBT, ये बहुत सारे न्यूक्लियर को जस्ट कंट्रोल करने के लिए रूल्स लाए जाते हैं, बट इंडिया इन सब का पार्ट बनता नहीं है। इसमें ये था कि जिन कंट्री के पास अभी तक है न्यूक्लियर पावर वो खुद को मेंटेन रखेंगे, बाकी कोई नया कंट्री नहीं बना सकता। तो इंडिया को ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी नेचर लगा, दैट इज़ वाई हमने इस पर साइन नहीं करा। एंड बाद में USA मान जाता है, सैंक्शंस हटा देता है इंडिया से, एंड हमें सिविलियन पर्पस के लिए न्यूक्लियर को यूज़ करने की जस्ट दे दी जाती है फ्रीडम। बट या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है कि हम कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी रिगार्डिंग टू न्यूक्लियर वेपन्स, एंड किसी भी ऐसे कंट्री पर नहीं करेंगे जिसके पास अपना न्यूक्लियर वेपन ना हो, राइट। सो ये एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और USA के बीच में, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इन द ईयर 2005, और इसी एग्रीमेंट को 1, 2, 3 एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। सो ये हमने फेजेस की बात करी कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी किस फेज में आया है। पहले नेहरूवियन एज, नेहरू का फेज़, फिर इंदिरा गांधी का फेज़, फिर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे आता है इन दी टाइमलाइन ऑफ PV नरसिम्हा राव जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम न्यूक्लियर टेस्ट होता है, एंड फोर्थ फेज में कैसे इमर्जिंग पावर की तरह इंडिया उभरता है, क्वाड का मेंबर बनता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनता है, एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करता है। सो आई होप सो कि आपको फेजेस बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ ऐसे जुड़ते रहिए। थैंक यू।